हेलो। तो इन लास्ट क्लास हमने पढ़ा था बिजनेस इकोनॉमिक्स में पेपर नंबर 4 में बेसिक इंट्रोडक्शन ही पढ़ा था। टोटल नंबर ऑफ देयर आर 10 चैप्टर इन दिस सिलेबस, आउट ऑफ विच मार्क्स का बाइफर्केशन आपकी स्क्रीन पे मैंने कल कर दिया था। फर्स्ट चैप्टर इतने मार्क्स का आएगा, सेकंड थर्ड टू अप टू 10। बहुत इजी सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। हम इस चैप्टर के अंदर हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क पे ज़्यादा फोकस करेंगे, बिकॉज इट इज़ 100% ऑब्जेक्टिव पेपर। सारे के सारे पेपर MCQ बेस पे आएगा। हर करेक्ट आंसर के आपको 1 मार्क लौट होंगे, हर इनकरेक्ट के आपको 0.25 मार्क डिडक्ट होंगे। वो आपको नेगेटिव मार्किंग है, कल मैंने कंसेप्ट बता दिया था। अब हमने चैप्टर नंबर 1 से शुरुआत की थी। जो हमने नोट्स आपको मिले हैं उसमें मेरा फोकस रहा है मैक्सिमम पिक्चर्स डालने का, क्लिप्स डालने का, जिससे आपकी रिटेंशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए, आप कंसेप्ट को रिटेन कर पाओ ऑन टाइमली बेसिस। जैसे सपोज करो डिमांड एंड फोरकास्ट एनालिसिस का बारे में है, और प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस के बारे में, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में, कैसे स्टॉक देखो इन्वेंट्री मैनेज हो रहा है, मार्केट स्ट्रक्चर प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के बारे में, रिसोर्स एलोकेशन, प्रॉफिट, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस के बारे में। बेसिकली हम उस चीज़ को ज़्यादा बेटर ढंग से डील करेंगे। चलें स्टार्ट करें। बात करते हैं सबसे पहले किसकी, बिजनेस की। बिजनेस की कल की हमने क्लास आप लोग तो लगा लोगे। ओके, हमने उस क्लास में पढ़ा था बेसिकली क्या बिजनेस, क्या कोई भी ऐसा व्यवसाय, कोई भी ऐसा बिजनेस जो कौन करता है, कोई भी पर्सन करता है, किस ऑब्जेक्टिव से, टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न करने की वजह से करता है। डिटेल में कल करा दिया था, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, क्लास लगा लेना। इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा। इकोनॉमिक क्या है, बेसिकली हमारा एक डिसीजन बनाना कि हमने एक्चुअल करना क्या है, क्या मैंने सोचा है, क्या मैंने डिसीजन बनाया +2 के बाद, क्या मुझे MBA करनी है, क्या मुझे CA करनी है, क्या मुझे CS CMA करना है, या मुझे कोई और लाइन में करना है, बिजनेस लाइन में जाना है, वो चीज़। तो मैंने डिसीजन बनाया, ओनली इट्स कॉल्ड इकोनॉमिक्स, डिसीजन मेकिंग आप बोल सकते हो। हमने कल एक बात की थी, हमारे घर में 4 गेस्ट आ गए थे। यस, हमारे पास कोल्ड ड्रिंक थी ओनली 3 लोगों के हिसाब से। तो हम 3 लोगों की कोल्ड ड्रिंक 4 लोगों में कैसे बांटे, वही तो हमें इकोनॉमिक्स बोलती है कि अवर ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, बट अपने पास अवर कोल्ड ड्रिंक, अवर रिसोर्सेज आर लिमिटेड। उसको हम हमारे जो अपने जो ह्यूमंस हैं उनकी नीड्स को कैसे सेटिस्फाई करें। गेहूं के मेरे पास 10 बोरी अनाज है मेरे पास, खाने वाले लेट्स सपोज 100 लोग हैं पूरे साल के अंदर, बहुत कम है। कैसे मैं यूटिलाइजेशन करूं, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स, कि हम कैसे इसको यूटिलाइज करें। क्लास जरूर आप रेफर कर लेना, कल वाली मैंने एग्जांपल्स दिए थे अच्छे अच्छे। ये सारा पढ़ के आए हो, मैंने कुछ बोला था आपको पढ़ने के लिए, आया ना? ये क्या होता है फिर, चलो ठीक है। पारस पढ़ के आए हो बच्चा, ये वाला टॉपिक क्लास के बाद मेरे से मिलना है ना। हमने आई डोंट केयर कि जितना हमने किया था, मैंने आपको बोला था थोड़ा पढ़ने के लिए, इस चीज़ को पढ़ के आए हो तो ठीक है, नहीं तो क्लास के बाद मेरे से मिल लेना एक बार, ठीक है? कोई बात नहीं, जहाँ तक भी किए हैं पढ़ते हैं। चलो वैसे बेसिकली क्या है, बिल्कुल एक ना स्टोरी की तरह पढ़ना, पेपर में ये चीज़ नहीं पूछेंगे, सिर्फ मैंने इसलिए डाला ताकि आपको इकोनॉमिक्स का थोड़ा वार्म अप हो जाए, पता चले। लेट अस नाउ एग्जामिन व्हाट इकोनॉमिक स्टडीज अबाउट। इकोनॉमिक्स हमें कैसे बताता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ, किस चीज की, प्रोसेस की, बाय विच रिलेटिवली स्केयर रिसोर्सेज। व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिवली स्केयर रिसोर्सेज? स्केयर्स मतलब कम, स्केयरसिटी मतलब कम, क्या रिसोर्सेज, हमारे पास जो रिसोर्स पड़े हैं वो कितने कम है, किससे, एज कंपेयर टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स, in order to satisfy the unlimited wants of the consumer या human beings। कितने हमारे पास कोल्ड ड्रिंक थी, 3 ग्लास लोगों की कोल्ड ड्रिंक थी कल की क्लास में। हमको कितने लोगों को सेटिस्फाई करनी थी डिमांड, 4 पीपल की। ये तो इकोनॉमिक्स बताता है कि हम कैसे मैनेज करें इस चीज को। कई बार हम देखते हैं ना, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, हमारी यूटिलिटी एक चपाती की होती है, हमारे पास जो साथ में सब्जी होती है वो एक चपाती के हिसाब से नहीं होती कई बार, जब हम होटल रेस्टोरेंट में जाते हैं। अब हमारे दिमाग में होता है यार, हमने हमारे पास खाना तो एक है, हमने उसको कैसे कंज्यूम करना है, कैसे यूटिलाइज करना है, वो आपके माइंड में क्या चलती है, इकोनॉमिक्स। आपकी जेब में 500 रुपीज़ है, आपको 2 मंथ्स उसमें मैनेज करना है, कैसे मैनेज करोगे, कैसे खर्चा कम करोगे, कैसे कॉस्ट कटिंग करोगे, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। बेसिक जनरल मतलब समझ में आया बच्चों आपको इकोनॉमिक्स का? ओके, ऑफ कोर्स द अवेलेबल रिसोर्सेज विल बी efficiently used when they are allocated to the highest value resources। पता ही है, जो रिसोर्सेज मेरे हाईएस्ट वैल्यू देंगे वही हमारा इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होगा। आपके पास 1 लाख रुपए पड़े हैं, आपके पास 3 ऑप्शन है, या मुझे इंटरेस्ट पे दे दो, मैं आपको 3% या 5% इंटरेस्ट दूंगा। एक आप बैंक में करवा दो, बैंक आपको 7% देगा। तो आप किस में कराना चाहोगे, बैंक में? क्यों?
क्योंकि स्पीक लाउडली, जैसे मैं बोल रहा हूँ, इसमें इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है, जिसमें आपका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो रहा है। सेम उसी तरह अवेलेबल रिसोर्स, जो पैसा था आपके पास, कब इफेक्टिवली यूज होगा, जब आप उसको हाईएस्ट वैल्यू यूजर दोगे। कम ऑन, ठीक है। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी हाउ वी वर्क टुगेदर, हम कैसे एक साथ काम करें, टू ट्रांसफॉर्म क्या, द स्केयर रिसोर्सेज, जो हमारे स्केयर रिसोर्सेज है, जो हमारे पास कम रिसोर्सेज हैं, उसको अच्छे खासे गुड्स एंड सर्विसेज को बनाएं, टू सेटिस्फाई ऑफ मोस्ट ऑफ द इनफाइनाइट वांट्स, और हाउ हम उसको कैसे अपने आप में डिस्ट्रीब्यूट करें। कोडिंग वाला एग्जांपल इज द बेस्ट एग्जांपल आई थिंक। The definition of economics with the narrow focus on using the relatively scarce resources to satisfy human wants is the domain of modern neoclassical microeconomics analysis। हम पढ़ेंगे माइक्रोइकोनॉमिक्स के बारे में, वो हमें बताता है कि कैसे कैसे हम कर सकते हैं। Despite being correct, it is incomplete to bring out our mind the picture of society with fixed resources, skills, production capacity, deciding what specific goods and services it ought to produce with the given resources and how they are distributed among the member of the society। सब कुछ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सोसाइटी में कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल है, क्या क्या हमारे पास प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज अवेलेबल है, कैसे हम उसका गुड्स एंड सर्विसेज का उत्पादन प्रोडक्शन कर सकते हैं, और कैसे हम हमारे ह्यूमंस में वो चीज बांट सकते हैं। So, however, two of the most important concern about how modern economics are not fully covered by this concept। two most important economic concern है जो हमारे इस concept से fulfill नहीं होते, हम पढ़ेंगे कैसे। on the one hand, पहले क्या, we find that production capacity of modern economics has grown tremendously मतलब बहुत फास्ट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे सिरे से बढ़ रही है क्या, हर आज के टाइम में प्रोडक्शन कैपेसिटी हर चीज की। पॉपुलेशन और लेबर फोर्स, धीरे धीरे पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही है, लेबर फोर्स भी इंक्रीज हो रही है, नए रिसोर्सेज आ रहे हैं रॉ मटेरियल के, वो भी डिस्कवर हो रहे हैं, अच्छी खासी प्लांट इक्विपमेंट्स मशीनें आ रही है जो फार्म और फैक्ट्री पे अवेलेबल है, माइंस पे अवेलेबल है। नॉट ओनली द क्वांटिटी अवेलेबल प्रोडक्शन रिसोर्सेज इंक्रीज, बट उनकी क्वालिटी भी इंप्रूव हो रही है धीरे धीरे। बेटर एजुकेशन, न्यूली एक्वायर्ड स्किल्स मिल रही है, प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर फोर्स मिल रहा है, नई नई डिस्कवरी हो रही है नई नेचुरल रिसोर्सेज की, सच एज शेल गैस, न्यू अल्टरनेटिव ग्रीनर सोर्सेज ऑफ एनर्जी सच एज सोलर एंड विंड पावर। अब देखो, याद नहीं करना, सिर्फ समझना है। पहला तो क्या, हमारी इकोनॉमी में डेवलपमेंट हो रहा है, हर चीज में आप देखते नहीं इनोवेशन हो रहा है। पहले सोलर पैनल्स नहीं होते थे घरों के ऊपर, आजकल वो हो गए। इससे क्या होगा, हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो ओवर में यूटिलाइज करते थे वो सेव हो रही है उससे। विंड पावर से क्या होता है, खेतों के अंदर मशीन में जो लगे होते हैं उससे हमारी बिजली की बचत होती है, इलेक्ट्रिसिटी हमारी सेव होती है। और आज के टाइम में ऐसे ऐसे इक्विपमेंट्स आ गए, ऐसी ऐसी मशीनें आ गई। एलपीजी गैस की लेटेस्ट शॉर्टेज चल रही है मार्केट में, सभी को पता है। अब क्या आ गए, डीजल भट्टी का एक नया सिस्टम आया है, डीजल एक वो लगेगा तंदूरी टाइप, उसमें आप एलपीजी प्रोड्यूस कर पाओगे। नए नए इनोवेशन हो रहे हैं नई नई प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है। उस हिसाब से दूसरी तरफ क्या, वी नो दैट रिजल्टिंग ग्रोथ इन प्रोडक्शन एंड इनकम हैज नॉट बीन स्मूथ, बट लोगों की पेइंग कैपेसिटी भी तो उस हिसाब से नहीं बढ़ रही, खर्चे ज्यादा लग रहे हैं। दे हैव गिवन पीरियड्स विद आउटपुट नॉट ओनली फेल टू ग्रो बट एक्चुअली डिक्लाइन शार्पली। लोगों की क्या होता है, इन्फ्लेशन, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, लोगों की आमदनी उतनी नहीं रही, लोगों की इनकम उतनी नहीं रही। फायदा क्या फिर ऐसी प्रोडक्शन का, वही तो हमें इकोनॉमिक्स बताती है। जनरल नॉवल की तरह रीड करना है, पेपर में ये चीज ऐसे नहीं पूछेंगे, सिर्फ समझाने के लिए दोबारा बोल रहा हूँ। सिलेबस अभी तक मेरा इकोनॉमिक्स का स्टार्ट नहीं हुआ है जिसमें हमारे एमसीक्यू आएंगे, समझ में आ रही है। ये सब ग्लोबल और कोरोना पैंडेमिक 2019 में आया, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2007 में आए। ड्यूरिंग सच पीरियड फैक्ट्रीज, वर्कर, अदर प्रोडक्टिव हैव रिमेन आइडल ड्यू टू अनसफिशिएंट डिमांड। पता है
पीवीआर सिनेमा हॉल्स की बात करें, कोविड टाइम के अंदर सब बंद पड़ा था सिनेमा हॉल्स, कितने लोगों ने भारी इन्वेस्टमेंट पे सिनेमा हॉल्स को बनाए थे। मूवी देखने कौन जाता था, अलाउड ही नहीं था ना कोविड के अंदर। तो क्या हो गया, उनकी प्रोडक्शन डिक्लाइन हो गई, क्या हो गया, वो रिमेन आइडल हो गए। इजी लग रहा है टॉपिक, एक स्टोरी की तरह। इकोनॉमिक्स देयर फॉर कंसर्न नॉट जस्ट विथ क्रूशियल कंसर्न अबाउट हाउ नेशन एलोकेट द स्केयर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, बट इट ऑल्सो डील विद द प्रोसेस कि हम उस रिसोर्स की कैसे बढ़ाएं, और फैक्ट्री में जो हमारे पास्ट में जो शार्प फ्लक्चुएशन थी उसको हम कैसे बेटर ढंग से इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करें। इन डे टू डे इवेंट्स वी कम अक्रॉस सेवरल इकोनॉमिक इशू, बहुत तरह के इकोनॉमिक इशू चल रहे हैं, सच एज चेंज इन द प्राइस ऑफ इंडिविजुअल कमोडिटी एज वेल एज जनरल प्राइस लेवल। आज के टाइम में बात करें किसी भी चीज का, कभी आपने देखा प्राइस कम हुआ हो किसी चीज का? नॉर्मल केसेस में नहीं होता, हमेशा प्राइस बढ़ता ही है। मैगी 5 रुपीज़ की आती थी, फिर 7 की हुई, फिर 10 की हुई, आज 12 रुपीज़ की है। हर चीज़ का प्राइस ग्रेजुअली बढ़ता है, कभी रेयरली केसेस में होगा कि आपने देखा होगा प्राइस कम हुआ हो। तो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी लोगों की बढ़ रही है, एंड हाईएस्ट स्टैंडर्ड, अलग अलग कंट्री में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी कुछ परसेंट लोगों का बढ़ रहा है, डिस्पाइट ऑफ जनरल पॉवर्टी। जो पुअर स्टैंडर्ड के लोग थे, जिनकी बिलो पॉवर्टी लाइन के अंडर थे, वो अपने हिसाब से जी रहे हैं। सम फर्म मेक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट, कुछ फर्में तो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है, और कुछ फर्में बंद होने के कगार पर है। ये सारे के सारे फंडामेंटल मैटर किससे रिलेटेड है? इकोनॉमिक एनालिसिस बोला जाता है इन मैटर्स को। द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स विल हेल्प टू अंडरस्टैंड द एनालिटिकल अप्रोच, कैसे हम उसको इकोनॉमिक इशू को कंसर्न करें। इट विल ऑल्सो प्रोवाइड अस नंबर ऑफ मॉड्यूल्स एंड फ्रेमवर्क, अलग अलग सिचुएशन में हम कैसे लगाएं। द टूल ऑफ इकोनॉमिक हेल्प द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, क्या क्या हम डिसीजन मेकर को दे सकते हैं। हाउएवर इट इज नेसेसरी टू रिमेंबर द मोस्ट इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर, हम समझ ही नहीं पाते और बहुत फोर्सेस से वो इफेक्ट होती है, जैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एटसेट्रा हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में इसको। द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स कैन नॉट इंश्योर दैट ऑल प्रॉब्लम विल अप्रोप्रिएटली टैकल, बट विदाउट डाउट इट्स एनेबल स्टूडेंट्स टू एग्जामिन अ प्रॉब्लम ऑफ राइट पर्सपेक्टिव, और उनको हेल्प करेगी बेटर टाइमली डिसीजन लेने में। जस्ट एक रीडिंग की तरह करना, इकोनॉमिक चैप्टर क्या होगा, वेरियस कॉम्प्लेक्स इश्यूज को हमने डील कैसे करना है। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था ये अप टू +2, क्योंकि उसके बाद तो हमारे टाइम में सीपीटी होता था। मैंने मार्च 2014 में सीपीटी किया था, +2 पास आउट मेरा मार्च 2014 में था। अराउंड 12-13 साल हो गए हैं, 12 साल हो गए हैं, तब हमारे सीपीटी होता था। सीपीटी में भी इकोनॉमिक्स का वो यूज नहीं है, तब तक मेरा ये फेवरेट सब्जेक्ट था। आई स्कोर अराउंड 98 नंबर इन इकोनॉमिक्स इन +2 सीबीएसई बोर्ड, तब से लेके मेरा फेवरेट। अब मेरे को दोबारा मौका मिला है इस सब्जेक्ट को दोबारा डील करने का। बिलीव इन मी, ऐसा करवा देंगे इकोनॉमिक्स, आपको बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। करना आपको वैसे पड़ेगा जिस हिसाब से हम एमसीक्यू पेपर में कहीं से भी आ जाए, पता होगा कैसे हमने अटैम्प्ट करने हैं, वो हमको सिलेबस के बाद अटैम्प्ट कर लेंगे। ऐसे नंबर लेके आने हैं, मुझे नहीं चाहिए आपके 15-50 नंबर सभी के, मुझे चाहिए 70-80। आप लोग ला सकते हो, यू ऑल आर कैपेबल ऑफ इट, आई बिलीव इन यू, बट बिफोर दैट यू ऑल्सो गिव योर बिलीव्स एंड ट्रूथ इन मी। ओके, आपको मेरे पे भी विश्वास रखना पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आया? चलें थोड़ा चैप्टर की ओर बढ़े। अब मेरा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है इकोनॉमिक्स के बारे में मेन। एक कहानी बताता हूँ, एक केस स्टडी, पहले पहले एक सिचुएशन लगी हुई है, इसमें 4 लोग होंगे। फर्स्ट कौन है? मिस्टर जी रामामूर्ति। मिस्टर जी रामामूर्ति कौन है? एक सीईओ है वर्ल्ड वाइड फूड लिमिटेड का। वर्ल्ड वाइड फूड लिमिटेड का सीईओ है मिस्टर रामामूर्ति। आप सिर्फ बैठ के कहानी सुनो, मैं सिर्फ कहानी सुना रहा हूँ छोटी सी। लिखना नहीं है किसी ने, इकोनॉमिक्स के तो नोट्स बनाने नहीं हमने, क्योंकि एमसीक्यू पेपर आएगा तो हम सारे नोट्स इसी में बने होंगे, हमारे बुक के अंदर ही सब कुछ होगा। मेन लेबर हमने किस पे करनी है? थ्योरी क्लास में, लॉ की क्लास में, ठीक है। ये कौन है? ये कौन सी कंपनी है? वर्ल्ड वाइड ये भाई साहब कौन है? सीईओ जी रामामूर्ति। ये भाई साहब 3-4-5 लोग हैं।
सिर्फ समझना है बच्चों, बहुत अच्छी स्टोरी है ये। अब इनकी आपको मैं फाइट करवाता हूँ आपस के अंदर, देखना कैसे लड़ेंगे सारे इस कहानी के अंदर। बड़ा मजा आता है ना फाइट देखने में। करवा दें इनकी फाइट आपस में इकोनॉमिक्स की वजह से। देखो ओके, ये लोग कौन है सारे? डायरेक्टर। एक डायरेक्टर का नाम क्या, जो मेन डायरेक्टर हैं? स्वामीनाथन। एक भाई साहब डायरेक्टर कौन है? अशोक करके है आई गेस, एक सेकंड, नाम मुझे एग्जैक्टली रिलेट करवा दूंगा, अशोक अग्रवाल। आप मत देखो भाई, आप सिर्फ कहानी समझो, ठीक है। बाकी दो डायरेक्टर कुछ भी है, एल एम जो मर्जी मान लो, ठीक है। मेन डायरेक्टर कौन है? स्वामीनाथन। इनकी एक मीटिंग चली, इनकी एक मीटिंग हुई, मैं दो कंपनीज हो रहा है, एक सेकंड का टाइम दो बस मेरे को। ठीक है, ये कौन है? कॉम्पिटिटर्स। ये कौन है? फेलियर कंपनी। कहानी सारी समझ में आई? अभी तो कहानी नहीं सुनी, सिर्फ मैंने लोगों के नाम बताए हैं। मैं कौन सी कंपनी की बात कर रहा हूँ आनंद? कंपनी, इनकी एक क्या चल रही है? एक मीटिंग चल रही है, सीईओ और किस किस की है भाई? सीईओ भाई साहब है, और ये भाई साहब कौन है? इनकी एक मीटिंग चल रही है। सीईओ रामामूर्ति क्या बोला मीटिंग के अंदर? एक उसने एक पीपीटी दिखाई, देखते नहीं बेंच लगा होता है, इसमें चारों तरफ बैठे होते हैं, पूरी पीपीटी दिखाई, पीपीटी बंद हुई तो बोला ऐसा बहुत अच्छा काम है, अभी तक हम किस में थे? हम एक फूड लिमिटेड के बिजनेस में थे, फूड के बिजनेस में थे, हम एक फूड बनाते थे। क्यों ना एक काम करते हैं, मैंने मेरी टीम के साथ एनालिसिस किया, इकोनॉमिक एनालिसिस किया, लोग आजकल ना कोल्ड ड्रिंक बहुत पी रहे हैं, क्यों ना हम हमारी उसी ऑडियंस को कोल्ड ड्रिंक भी बेचे। मतलब समझ में आया? पहले हम फूड बनाते थे, लेट्स सपोज कोई भी हम फूड के काम करते थे, क्यों ना हम उस चीज़ को एक कोल्ड ड्रिंक ब्रांड में लेके जाएं। डायरेक्टर कहता भाई साहब, स्वामीनाथन बोला सर आप हमें एक डिसीजन लेने के लिए बोल रहे हैं, बट हमारे कुछ कंसर्न्स हैं। सीईओ बोला हाँ जी बोलो क्या बात है? कहते कि हम इस चीज़ में घुस घुस तो जाएंगे, हम इस बट हमारे कॉम्पिटिटर्स बहुत बड़े बड़े हमारे बैठे हैं कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री में। कौन कौन? आज मैंने कोल्ड ड्रिंक का काम करना है, कॉम्पिटिटर्स बोलो मेरे कोक, पेप्सी, ड्यू, ये मेरे कॉम्पिटिटर्स बैठे हैं, ये मेरी मार्केट पहले ही खा के मतलब इतने बड़े कस्टमर बेस बना के बैठे हैं। अब आप कोल्ड ड्रिंक पीने गए, आपका मन करा कोल्ड ड्रिंक पीने का, 20 रुपीज़ वाली कोल्ड ड्रिंक ले रहे हो, लिम्का कोल्ड ड्रिंक, कोक या जो भी कोल्ड ड्रिंक के ब्रांड्स हो उनमें से लोगे, या पार्थ कोल्ड ड्रिंक करके कोल्ड ड्रिंक वो पियोगे? बताओ। ऑब्वियसली पार्थ वाली तो नहीं पियोगे, नया नया ब्रांड है, पता ही नहीं लोगों को। सेम वो बोला भाई साहब स्वामीनाथन बहुत बड़े बड़े हमारे प्लेयर्स बैठे हैं, हम अदर डायरेक्टर्स भी बोले ये बात उसके साथ मिलके कि भैया हम इस चीज में कंसर्न नहीं है कि हमारा बिजनेस पिट जाएगा। फिर अशोक अग्रवाल बोला, एक और डायरेक्टर, भाई साहब एक बात बताओ, एक स्वाति फूड करके भी आप अपनी तरह एक कंपनी आई थी, स्वाति फूड करके कंपनी आई थी, वो भी इस बिजनेस में आई थी, फूड वाली अपना कॉम्पिटिटर था जो, वो भी इसने फूड लाइन खोला था साइड बाय साइड, उसका क्या हुआ? कोल्ड ड्रिंक वाला काम तो चला नहीं, साइड बाय साइड फूड वाला कहाँ पे पिट गया। तो सीईओ अपना भाई साहब बोरिया बिस्तर उठाओ और निकलो यहाँ से, हमने इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, आप अपनी। कहता भाई साहब 2 मिनट रुक तो जाओ, मैंने बहुत डिटेल कस्टमर सर्वे करके आया हूँ, हमारा बिजनेस ऐसे से हम चलेंगे, हमारा बिजनेस डेफिनेटली ग्रो होगा, प्लीज़ आप मेरा पॉइंट समझिए। प्रोडक्ट सीईओ बोला उस हिसाब से। अब इन सारे लोगों में आपस में क्या प्रॉब्लम आ रही है? डिसीजन मेकिंग पावर, डिसीजन नहीं बना पा रहे किसी चीज़ को लेकर। कहानी स्टार्ट करें। मिस्टर जी रामामूर्ति कौन है? द सीईओ ऑफ, सारे स्क्रीन पे देखेंगे, द सीईओ ऑफ वर्ल्ड वाइड फूड लिमिटेड, ऑन कंप्लीशन ऑफ पीपीटी, उसने अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन खत्म करी और टर्न, उसको बंद करने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से क्वेश्चन पूछा, क्या बोला? वेल डन लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हाट डिड यू से? आपका क्या कहना है, क्या हम सॉफ्ट ड्रिंक के बिजनेस में जाएं? शैल वी गो इनटू सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस? अब स्वामीनाथन एक डायरेक्टर खड़ा हुआ, सर गिव मी सम टाइम, गिव अस सम टाइम, अस मतलब सबके डायरेक्टर के बिहाफ पे बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा टाइम दो,
यू आर आस्किंग अस टू अप्रूव ए मेजर डिसीजन, आप हमें बोल रहे हो एक मेजर डिसीजन को अप्रूव करने के लिए। सर हमें थोड़ा टाइम दो, सोच विचार करने दो। रामा मूर्ति क्या बोले फिर, आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न, आप सही बोल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट नाउ अब कंपनी का टाइम आ गया, कंपनी का प्रॉफिट अच्छे पड़े, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का। सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट इज ग्रोइंग वेरी फास्ट एंड अपना ये क्लोजली रिलेटेड है अपने कोर बिजनेस से। कोर बिजनेस कैसे हुआ इसका, ये भैया फूड, बर्गर खाने वाले लोग ऑब्वियसली कोल्ड ड्रिंक पीना तो प्रेफर करेंगे। अब यहाँ से सपोज करो मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर एक स्टेशनरी की शॉप लगा लूँ रजिस्टर पेन की, वो कहीं ना कहीं तो मेरा चलेगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर स्टूडेंट्स प्रेफर करेंगे, मेरी बात समझे। इसी तरह फूड लोग खाने वाले लोग कोल्ड ड्रिंक भी प्रेफर करेंगे। अदर डायरेक्टर्स बोले 2 मिनट रुको भाई साहब, बट हमारा कंपटीशन तो है ना, तो अगर हम कोल्ड ड्रिंक बिजनेस में आ गए, मेरा डायरेक्टर बोल रहा मैं कोल्ड ड्रिंक बिजनेस में आ गया, मैं बोलूंगा भाई साहब मेरे कॉम्पिटिटर बैठे हैं कोका कोला वाले, पेप्सी वाले, बट कॉम्पिटिशन फ्रॉम व्हाइट सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी एंड ब्लैक नेक्टर लिमिटेड इज टफ, बहुत बड़ी मार्केट कैप्चर करके बैठे हैं, वो मैं उनसे कैसे फाइट करेंगे। दे आर ऑलरेडी इनटू द बिजनेस 4 years, वो बहुत टाइम से बिजनेस में इस चीज में, और अच्छे खासे उनके बोर्ड मेंबर भी हैं, अच्छी खासी रेपुटेशन है। सीईओ बोला 2 मिनट रुको, दैट्स राइट, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, सीईओ बोला, बट वी मस्ट नॉट फॉरगेट दैट, हमें ये चीज भूलनी नहीं चाहिए कि हमारी जो स्टैटिस्टिक्स बनी है बिजनेस के लिए वो आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा ग्रो करेगी। ऑल्सो फूड बिजनेस इज वेरी नियर मैच्योरिटी, फूड बिजनेस अब धीरे धीरे एक मैच्योरिटी स्टेज पे है, हम इसको और कितना ग्रो करें। आप एक बर्गर खा पाओगे, ज्यादा से 2 खा लोगे, मैं कहूंगा सतीश मेरी सेल बढ़ाओ, एक बर्गर और खाओ, एग्जाम्पल लेके चलो, आप तो अपनी यूटिलिटी के हिसाब से खाओगे चीज को। सेम उसी तरह हमारे मैच्योरिटी स्टेज में हमें बिजनेस को एक्सपेंड करने की जरूरत है। अब मैं मेरे कोचिंग बिजनेस खोल के बैठा हूँ एक गांव के अंदर, लेट्स सपोज उस गांव में टोटल 20 स्टूडेंट्स हैं, मैं सीए कोचिंग दे रहा हूँ, 20 के 20 बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट सीए ज्वाइन कर ले। अब 21th बच्चे के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ, 21th बच्चे के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, या फिर मेरा बिजनेस ऑनलाइन डाल के ऐप पे डालना पड़ेगा ताकि और बच्चे आए, नहीं तो मुझे मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट की एक ब्रांच शहर में भी खोलनी पड़ेगी। 20 बच्चे से ज्यादा तो मैं ला ही नहीं सकता कि लोगों को और थोड़ी ना बोलूंगा, बच्चे टोटल लोग 20 हैं, मान के चलो 20 के 20 सीए कर रहे हैं, 21वां बच्चा कहां से लाऊंगा। एक्सपेंड करने के लिए इसको बोला जाता है मैच्योरिटी स्टेज पे, इससे ज्यादा मैं सेल नहीं कर पाऊंगा। उसने बोला, अशोक अग्रवाल आ गया, वो बोला अशोक अग्रवाल, अनदर डायरेक्टर रिप्लाइड, डोंट फॉरगेट सर, सीईओ सर एक स्वाति फूड करके आया था, नया नया बिजनेस में आया था वो, और बहुत गंदे तरीके से फेल्ड माइजरेबली, बहुत गंदे तरीके से पिट गया उस बिजनेस में। मोर ओवर द प्रोजेक्शन यू आर शोइंग, जो आप दे रहे हो पिछले 10 ईयर का डाटा है, क्या गारंटी है कि ये ट्रेंड लगातार कंटिन्यू चलेगा। ऑल्सो वी शुड नॉट फॉरगेट दैट, हम ये भी नहीं भूलना चाहिए, धीरे धीरे जो इंडियन लोग हैं, इंडियन पेरेंट्स हैं, वो हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हैं और कोल्ड ड्रिंक को अवॉइड करेंगे। वी शुड नॉट फॉरगेट दैट इंडियन हैव बिकम हेल्थ कॉन्शियस एंड who knows tomorrow will but will be prefer, he continue, उसने बोला क्या वो प्रेफर करें ना करें, आगे बताओ। लास्ट में बोला रामा मूर्ति भाई क्या बोला, वेल फ्रेंड्स ऑल योर कंसर्न आर लॉजिकल, बिल्कुल सही बोल रहे हो, और बिलीव मी आई हैव गिवन सो मच टाइम योर थॉट्स ऑफ इफ और बट, जो भी आपके इफ बट आ रहे हैं, किंतु परंतु आपके दिमाग में आ रही है, मैं उसका एक एक का अप्रोप्रिएटली रिप्लाई करूंगा। माई पीपल मतलब सीईओ की टीम have spent many days उसने स्पेंड कर चुके हैं इन एनालिसिस द ऑल द डाटा अराइव्स, जो उनके जजमेंट के हिसाब से आया। अवर एनालिसिस, हमारी जो एनालिसिस है वो स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देती है कि हमें अच्छा खासा रिटर्न होगा इस मार्केट के अंदर, और हम अच्छी खासे फूड इंडस्ट्री पे कब्जा कर सकते हैं। हम ऑलरेडी प्रोडक्शन पे, कॉस्ट पे, प्राइसिंग पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे वर्क कर रहे हैं, और इफ आई फियर आई वेट फॉर लॉन्ग, मुझे डर है अगर हमने और लंबा टाइम वेट किया तो हम इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे। सीईओ ने अपने पॉइंट रख दिया, अब मीटिंग में क्या होगा, इन सारों के आपस में लड़ाई, किसी के विचार नहीं मिल रहे आपस में, 2 पार्टीज थी, दोनों के विचारों की लड़ाई। अब आपको इस एग्जाम्पल से बच्चों क्या समझ में आया, द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज फेस्ड, क्या फेस्ट कर रही है, प्रॉब्लम ऑफ डिसीजन मेकिंग, डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं। As we aware that survival and success of business depend on the sound decision, अगर एक अच्छा खासा आप डिसीजन बिजनेस में लोगे तभी आप उस बिजनेस में सक्सेस कर पाओगे, कामयाब हो पाओगे। डिसीजन मेकिंग रेफर टू द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव। आनंद ने क्या चूज किया था, 1 लाख वाली एफडी 7% पे लेना, ना कि 5% पे लेना, ये तो आपका डिसीजन मेकिंग बेस्ट था। देखो क्या था, डिसीजन मेकिंग रेफर्स टू द प्रोसेस
ऑफ सिलेक्टिंग, चूज करना अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव, जो बेस्ट अल्टरनेटिव होगा, दैट विल प्रोवाइड द मोस्ट इफेक्टिव मीन ऑफ अटेनिंग द डिजायर एंड फ्रॉम टू और मोर अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व्स इवैल्यूएशन ऑफ फिजिबल अल्टरनेटिव, फिजिबल को सर्कल करके लिख लो, बेस्ट अल्टरनेटिव। रेशनल जजमेंट, क्लोज टू क्लोज, बेस्ट से बेस्ट जजमेंट बनाना, किस बेसिस पे, ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल बिफोर अस, और डिसीजन मेकर इस इसको सुटेबली परफॉर्म करे। एज एक्सप्लेन्ड अबव, द क्वेश्चन ऑफ चॉइस अराइज बिकॉज अवर प्रोडक्शन रिसोर्सेज सच एज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड मैनेजमेंट आर लिमिटेड। ऑब्वियसली हमारे चारों रिसोर्स लिमिटेड है, इसको हम अनलिमिटेड चीजें में यूज नहीं कर सकते। आज इस लैंड की, स्टूडियो की कैपेसिटी लेट्स सपोज 50 लोगों की बैठने की है, बच्चे आगे 55, कैसे करूंगा, अपने सिर पे तो नहीं बिठा सकता, मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, और खर्चा करना पड़ेगा, स्टूडियो को चेंज करके या फिर साथ वाली बिल्डिंग को एक्वायर करके करना पड़ेगा, वट एवर, बट एक है तो लिमिटेड ना, रिसोर्सेज तो मेरे पास लिमिटेड है। स्टूडेंट्स आगे इतने, तो मैं उनकी कैसे सेटिस्फाई करूंगा, वो मेरे पे है। मैं 2 बैच लॉन्च कर सकता हूँ, ऑब्वियसली ये डिसीजन रहेगा। कैन बी एम्प्लॉयड इन अल्टरनेटिव, देयरफॉर मोर एफिशिएंट अल्टरनेटिव मस्ट बी चूजन एंड लेस एफिशिएंट अल्टरनेटिव मस्ट बी रिजेक्ट। आपने ये किया था, 7 लाख वाला मेरे को चूज किया, 5 लाख वाला रिजेक्ट कर दिया। लाइन समझ में आ गई? हमारे सिलेबस यहाँ से स्टार्ट हुए बच्चों, दोबारा बोल रहा हूँ, इससे पहले सिर्फ हमें एक वार्म अप किया था इकोनॉमिक्स के बारे में, आप लोग रिवीजन के टाइम अच्छे से पढ़ लेना। द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस यूनिट जनरली नीड्स टू मेक स्ट्रेटेजिक, स्ट्रेटेजिक मतलब टॉप लेवल का, टैक्टिकल मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑपरेशनल डिसीजन। आप यहाँ पे लिख सकते हो टॉप लेवल, मिडिल लेवल या सीनियर लेवल, तो बोल सकते हो लोअर लेवल। 3 टाइप के डिसीजन बनाने पड़ेंगे 3 लेवल के मैनेजमेंट को। ए फ्यू एग्जांपल रिक्वायरिंग डिसीजन मेकिंग आर इलस्ट्रेटेड बिलो। कौन कौन से बिजनेस में आप डिसीजन लोगे? पहला डिसीजन यश क्या लोगे? शुड आवर फर्म इन द बिजनेस, क्या हमारे कम को बिजनेस करने की जरूरत है? क्या हम एक नया प्रोडक्ट को लॉन्च करें जो हाईली कॉम्पिटेटिव मार्केट एनवायरनमेंट हमें दे, अच्छा खासा पैसा दे? क्या हमारी फर्म लॉन्चिंग प्रोडक्ट करने से अच्छी टेक्निक्स हम यूज कर पाएंगे? फ्रॉम वेयर शुड बी प्रोक्यूर द नेसेसरी इनपुट, हम रॉ मटेरियल कहाँ से परचेज करें और कहाँ पे हमारे कंपटीशन के प्राइस को हम अटेन कर पाए? क्या हमारे अच्छे, क्या कर सकते हैं? शुड द फर्म मेक कंपोनेंट्स और बाय फ्रॉम अदर, क्या मैं खुद प्रोड्यूस करूं या मैं बाहर से लेके जाऊं? अब मेरे पास 2000 स्टूडेंट्स आ गए, बुक मटेरियल का कॉस्ट मेरा आ रहा है बाहर से पर स्टूडेंट 4000 रुपीज, लेट्स सपोज, ठीक है 4000 रुपीज आ रहे हैं, मेरे पास स्टूडेंट है लेट्स सपोज 500, 4000 पर स्टूडेंट की बुक्स का खर्चा आ रहा है, तो 500 के हिसाब से कितना हो गया? 4000 हिसाब से आ रहा है तो लगभग 8 लाख रुपीज हो गया, ठीक है। 4000 इंटू 5 20 लाख हो गया क्या? हाँ ठीक है, उतना मेरा खर्च। अब मैं क्यों ना खुद की मशीन लगा लूँ, 5 लाख की प्रिंटिंग प्रेस खुद की लगेगी, 2 लाख में यहाँ पे मैं मेरे रॉ मटेरियल लगाऊंगा, 10 लाख 2 लाख रुपये सैलरी दे दूंगा, 10 लाख में मेरा डिसीजन क्या मैं खुद का मशीन लूँ या मैं मार्केट से लूँ, वो डिसीजन मेरे को बनाना है। समझ में आया इस लाइन का मतलब? क्या मैं कॉम्पोनेंट्स खुद बनाऊं या बाहर से परचेज करूं? हाउ मच शुड बी द ऑप्टिमम आउटपुट, ऑप्टिमम आउटपुट कितना निकले और मैं कितने प्राइस पे इसको सेल करूं? ऑप्टिमम की जगह लिख लो बेस्ट, सुपर बेस्ट कितनी आउटपुट बनाऊंगा उस मशीन से और कितने का मैं सेल करूं? क्या मैं प्रोडक्ट, हाउ विल द प्रोडक्ट बी प्लेस्ड इन द मार्केट, क्या मैं मार्केट में प्लेस कर सकता हूं? कस्टमर सेगमेंट कौन सा होगा? कैसे मैं मेरे कस्टमर एक्सपीरियंस को ट्रीट करूं? और मैं कैसे रिस्क और अनसर्टेनिटीज को डील करूं? रिस्क कैसे होगा बिजनेस में बताओ? किसने, आपने कॉस्मेटिक्स की शॉप खोली है, रिस्क बताओ कि बिजनेस में क्या क्या आ सकता है खतरा? आपके अच्छा काम चल रहा है, आप 100 रुपए की एक फेस वॉश बेच रहे हो, लेट्स सपोज गार्नियर की फेस वॉश बेच रहे हो आप 100 रुपीज की, लाइन लग जाती है सुबह सुबह फेस वॉश लेने के लिए लोगों के लिए। प्राइस चेंज करने से या प्राइस हाई करने से? प्राइस हाई करने से, वो आपके हाथ में है, कम कर लो मत हाई करो। और बताओ रिस्क कौन से आपके हाथ में? आनंद ने एक और शॉप खोली अपने साथ, आपके साथ, आनंद कॉस्मेटिक्स, उस पर वो 100 रुपए की फेस वॉश 5% डिस्काउंट 95 में बेच रहे हैं, कस्टमर सारे आपके गेट से वहां के वहां जाने लग गए, रिस्क आ गया। बट आप इस चीज़ को कैसे डील करोगे? आप भी 95 की बेचो, कैसे डील कर सकते हो? वो चीज़ बताता है हमारा डिसीजन मेकिंग। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? डिटेल में मैं जितना हो सका मैं करवाया आपको। डिसीजन मेकिंग अबाउट एज वेल एज सिमिलर इश्यूज नॉट सिंपल, सिंपल नहीं होते और स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते।
बिकॉज ये फर्म के हाईली कॉम्प्लेक्स और डायनामिक इन्वायरमेंट में काम करते हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत ज्यादा उलझन भरा, मैसी। डायनामिक मतलब डे टू डे चेंज होने वाला। द प्रॉब्लम गेट एग्रीवेटेड मतलब और ज्यादा बेकार होना, लिखा हुआ साइड में वैसे, मोर वर्स, वर्स से भी गंदा। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम डिसीजन आर बी टेकन अंडर कंडीशन ऑफ इम्परफेक्ट नॉलेज एंड अनसर्टेनिटी। जल्दी जल्दी में भैया ऐसे ऐसे डिसीजन लिए जाते हैं जो कि गलत होते हैं। सिचुएशन इससे और ज्यादा गलत चली गई। डिसीजन मेकिंग देयरफॉर रिक्वायर द मैनेजमेंट टू बी इक्विप्ड विद प्रॉपर मेथोडोलॉजी, अच्छी खासी मेथोडोलॉजी होनी चाहिए, एप्रोप्रिएट एनालिटिकल टूल्स एंड टेक्निक्स होनी चाहिए। बिकॉज इकोनॉमिक्स मीट्स these needs of management by providing a huge corpus of theory and technique, therefore business economics integrate the economic theory within the business practice। हर बिजनेस के अंदर एक इकोनॉमिक थ्योरी से ही काम चलेगा। अगर ऐसा चीज नहीं है तो मेरा बिजनेस सब्सटेंशियली ग्रो नहीं कर पाएगा। आज मुकेश अंबानी भी अकेले बिजनेसमैन नहीं चला सकता, इतने मर्जी उनमें टेक, उनको भी एक टीम की जरूरत पड़ेगी, एक सीईओ की जरूरत पड़ेगी, ऐसे ऐसे करके उनको लोगों की जरूरत पड़ेगी। कम ऑन, क्लियर? Business economics also referred as to the managerial economics, generally refer to the integration of economic theory with business practice. While the theory of economics provides a tool with which explain the various concepts such as demand, supply, cost, price, competition, etc. सारे हम पढ़ेंगे। Business economics apply this tool with the process of decision making। ऐसे ऐसे तरीके से हम decision making लगा के इतना ही tool को apply कर सकते हैं। Thus business economics comprise of the पार्ट ऑफ इकोनॉमिक नॉलेज, लॉजिक, थ्योरी, एनालिटिकल टूल्स जो हमारे अच्छे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगी और अप्लाइड इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट को भी फिल कर देगी जो गैप आया उनमें। जनरल रीडिंग लेनी है, पेपर में इस हिसाब से नहीं आएंगे, हम हमारे धीरे धीरे देखो हम अंदर जाएंगे ना तब हमें समझ में आएगा। ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीजें आएंगी, सिर्फ आपको एक वार्म अप करने के लिए चीज है, ये समझ मत समझना पेपर में सारे आपके कंसेप्ट ऐसे होंगे। बहुत इंटरेस्टिंग बुक बनी हुई है वाली, ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक्स हैज ए क्लोज कनेक्शन विद इकोनॉमिक थ्योरी। इकोनॉमिक थ्योरी कौन कौन सी होगी जल्दी बोलो, हम पढ़ते आए थे प्लस 1 प्लस 2 में। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते आए थे प्लस 1 प्लस 2 में। ऑपरेशनल रिसर्च पढ़ेंगे हम, क्या चीज होती है। स्टैटिस्टिक्स, मोड, मीड, मीडियन पढ़ते थे, आपने कभी पढ़ा होगा स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे, मैथमेटिक्स के बेसिस पे और थ्योरी ऑफ डिसीजन मेकिंग के बेसिस पे हमें पता चलेगा। ए प्रोफेशनल बिजनेस इकोनॉमिस्ट, जो प्रोफेशनल बिजनेस इकोनॉमिस्ट है उसको इंटीग्रेट करने पड़ेंगे सारे कंसेप्ट और मेथड को, सारे डिसिप्लिन को, टू अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ जो प्रॉब्लम्स आ रही है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉट ओनली वैल्यूएबल टू बिजनेस डिसीजन मेकर बट ऑल्सो बी यूजफुल फॉर द मैनेजर ऑफ एनजीओज, एनपीओज एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ तक की क्लास आप अच्छे से पढ़ के आओगे कल इकोनॉमिक्स की, ज़्यादा इसलिए नहीं करवा रहा, एक बार धीरे धीरे हमारा स्टार्ट है, अच्छे से पढ़ के आओगे जितना मैंने करवाया। पेज नंबर 7 तक हो गया हमारा ऑलमोस्ट, तो हम कल के क्लास में स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। मेन हमारे क्वेश्चन यहाँ से आने स्टार्ट हो जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। सिलेबस हमारा कहाँ से स्टार्ट था, सिलेबस मेरा यहाँ से स्टार्ट था, मेन सिलेबस शेड्यूल। उससे पहले वाला तो बस यूं ही था, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, ये वो बला 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 बला। दो दिन में हमारा यूनिट 1 भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करूंगा आपको इकोनॉमिक्स की क्लास अच्छी लगी, बेटर ढंग से आप समझ पाओगे और अच्छे से होमवर्क करोगे। थैंक यू।